प्यार से देखो, गोरी ने कहा राजा हमें प्यार से देखो और सुख नीचर छोड़ के इतवार के देखो। इतवार भैया, इतवार आज है, इतवार अगर है तो इंतजार करेंगे। बल्ला गुरु करो, इंतजार करेंगे आज। इतवार अगर है तो इंतजार करेंगे, बाहों में तुझे भर के बहुत प्यार करेंगे। और सुना फौजी के ऊपर, फौजी का माल करे चले लपालप, चले लपालप रजा चले लपालप। अरे फौजी का माल करे चले लपालप, अब बुढ़वन पे संग मजा मारे गप्पा गप्पा बोला। मनोज के फंदे में अभी आए नहीं हो, मनोज के फंदे में अभी आए नहीं हो, भरपूर जवानी का मजा पाए नहीं हो। पढ़ने के लिए सब आपके खातिर अपने मंगिया के सिनुरवा कैसा मैया हो गलनवा कैसा आई हो गलनवा कैसा आई हो गलनवा कैसा आई हो गलनवा कैसा आई हो खाली ऋषि मुनि का धाम है। अरे तपोभूमि किस देश की धरती, ऋषि मुनि का धाम है, ऋषि मुनि का धाम है, ऋषि मुनि का धाम है। यहाँ की हर बाला है राधिका, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ की हर बाला है राधिका, बच्चा बच्चा राम है। अरे रहते हैं उज्जैन नगरिया, वहीं पे उनका धाम है। रहते हैं उज्जैन नगरिया, वहीं पे उनका धाम है। ये सारा कबीरा तुम हो हसीन, जाके तारों से पूछ लो, फूलों से रूबरू हो, बहारों से पूछ लो। लौंडा है, देखा भैया, लौंडा है, लौंडा है, खूबसूरत हिजड़ा है जनाना, लौंडा है। देखिएगा गौतम भैया की तरफ से 200 रुपया आया है, और भैया डॉक्टर साहब जी की तरफ से ये 500 रुपया आया। किस बात पे? लौंडा है। अब आप लोग भी देख ही रहे हैं कि अभी तो लौंडा है ना, लौंडा है, खूबसूरत हिजड़ा है जनाना, लौंडा है, खूबसूरत हिजड़ा है जनाना, मेरे पास आके बेटा बकरी में नहाना।
सुख राह काम का उखरी की यहाँ कैसे आ जाए? एक मिनट रुक जाइए जरा बात क्या मामला था बताओ? अंदर ले चल के ले जाओ उधर यार। एक मिनट रुक जाइए। शादी हुई है पहले? अच्छा मंदिर में किए हैं। तो आज क्या हुआ था? आज क्यों विवाद हो गया? हमको भेंट करने के लिए बुलाए हैं, हमको बुलाया था दूसरी जगह, हम बोले नहीं हम वहाँ चलिए। हाँ हाँ तो हम यहाँ इनको लेके आए हैं। हाँ। कि हमसे अपने साथ अरे नहीं तो अपन खर्चा ना भैया यार बिना जमावे हम। चलो चलो निपटारा हो जाएगा तुम्हारा। आ जाओ पागल है जो पहले बतावा तैयार है कब कब का करे भागत रहते। क्या समस्या है चलो बताओ। ये हमको ना ये घर सब चीज बात कर रहे हैं, बाकी सभी कुछ कर लिए हैं। जब हमको भी तैयारी सब कुछ था, जब अब इनके घर वाले बोले हैं कि नहीं दूसरा अब इनको कुछ चाहिए, मैं बात तो है नहीं कि हम देंगे। हमसे ही किए हैं। नहीं लगते हैं हम बिहार हमारा घर कहाँ पड़ता है? मेरा बनारस बनारस यहाँ पे कहाँ जौनपुर में कैसे? हम ये हमको बुलाए हैं आज भेंट करने के लिए, हम बोले हम वहाँ नहीं आ सकते हैं, आप यहाँ पे आ जाइए। हम इनको यहाँ मतलब जौनपुर में आने के लिए बुलाया बिहार से। पहले ही हमको बोले थे वीडियो कॉल हमें से ज़्यादा बात करते हैं, आगे कहाँ बात करते ऐसा सर ये लड़की जो है ये एल्बम बनाती है। हम सर हमारा इसे कितने साल हो गए? 8 महीना 8 महीने हुए हैं। पता है ये बात? सबको पता है, इनके घर वालों को भी पता है, सब लोग जानते हैं। शादी की हो ना ससुराल में? नहीं सर अभी हाँ उल्टा बोल रहा है सर वो चलिए आप बात सुनिए। क्या आप बताइए? मेरे गांव में प्रोग्राम कर लिया, ठीक है, नाचिए, मान लीजिए सब हाथ बांधा लिया है, जो लड़का नहीं टच कर सब टच कर लिया है, वही गांव में इसको मान लीजिए हम रखेंगे तो क्या कहेगा समाज? सुनिए, ये जान के नाम ठीक है, से इसको हम ये बात बोले कि तुम शादी जान के करो, जो झूठ बोल रहे हैं, बातें जो आप बोल रहे हैं पब्लिकली कोई ऐसे करे यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो गई है क्या? झूठ बोल रहे बता हैं। रहे हैं ये सब चीजें अभी एलिगेशन लगा रहे हैं कि गांव में प्रोग्राम कर लिया है। पहले ये करती थी ये सब चीजें एल्बम वगैरह बनाती थी। इनको आपको सब नहीं पता है, सब पता है। हम 5 साल से कर रहे हैं, तो हमसे 8 महीना पहले शादी की है ना। 3 साल से रखे थे, बोले कि तुम्हारा शादी की हो तो शादी की है। बोले अरे इसको लिखा पढ़ी भेजिए मार डालेगा ले जाएगा। ऐसा करा तो पहले मार दे अरे अभी तो अच्छा तुमसे मैं प्रेम से बात कर रहा हूँ, तुम भागने लगे। मारे बहुत भागोगे कोई भी मारेगा तुमको। अरे आप बाहर सब पब्लिक से मरवा रहे हैं। चलो भैया हमारे साल में कोई रिकॉर्डिंग मत दिखाइए। आपने शादी किया है, उसके साथ में लिव में है, आप इतने दिन में शादी भी किया है, आप उसको ले जाइए, नहीं ले जाते हैं तो रोल कर सर। आज जौनपुर पुलिस हाई अलर्ट है, किस लेकर हाई अलर्ट है? देखिए फिलहाल जैसा कि आप सभी की जानकारी में है कि आचार संहिता लागू हो चुकी है प्रदेश में और जौनपुर में भी 25 मई को चुनाव घोषित, तो उसके तहत और फिलहाल क्योंकि रमज़ान का पर्व चल रहा है और हाल ही में होली का पर्व बीता है, तो रमज़ान में आज क्योंकि जुमे की नमाज़ है उसका आयोजन अच्छे तरीके से हो सके और लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना को रखने के लिए उनके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार गश्त पेट्रोलिंग की जा रही है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मेरे द्वारा और हमारे जो अन्य अधिकारी हैं उनके साथ में आज पैदल मार्च किया गया। साथ ही सर मुख्तार अंसारी जो है उनको लेकर जो है हाई अलर्ट है पूरी यूपी में पुलिस प्रशासन। आप यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था करेंगे? जौनपुर में ये 100% पूरी तरह से शांति बनी हुई है और शांति बनी रहेगी और ये कम्प्लीटली क्लियर का डायरेक्शन है कि अगर कोई भी व्यक्ति उपद्रव करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। खबर लगा कि आप लोग इधर हैं तो बड़ी मस्जिद
खाली कराओ रोड। साथ में बड़ी मस्जिद से मिलता रहेगा दोस्तों आप सब वो राइटर है हमारा बहुत खतरनाक है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। मैं हूं ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा। आज हम जौनपुर के चुनावी समीकरण पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संजय अस्थाना जी। आइए सीधे उनसे हम जानते हैं कि इस समय जौनपुर की चुनावी पारा क्या रहेगा। जी संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या रहेगा इस बार जनपद जौनपुर के चुनावी समीकरण कैसे? देखिए, जो अभी लोकसभा चुनाव घोषित हुआ है, लेकिन अभी सारी पार्टियां अपने टिकट पत्ता नहीं खोली हैं। अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है माननीय कृपा शंकर जी को। हालांकि कृपा शंकर जी भाजपा से हैं और एक मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन फिर भी भाजपा में कुछ अंतर विरोध के नाते इनका विरोध हो रहा है। अभी आगे क्या होगा वो भविष्य में बताएगा। और अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। जैसा कि यादव और मुसलमान ये दो जौनपुर में बहुतायत हैं और ये उनके बेस वोट माने जाते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण को या किसी मौर्या को अगर टिकट देती है तो ब्राह्मण को देती है तो ब्राह्मण मतदाता उसके साथ जुड़ेंगे, मौर्या को देती है तो मौर्या मतदाता जुड़ेंगे। मौर्या बिरादरी की भी संख्या जौनपुर लोकसभा में काफ़ी मानी जाती है। तो अगर वो देते हैं तो लड़ाई जो है एक मजबूत स्थिति में होगी। समाजवादी पार्टी का वो कैंडिडेट भी मजबूत लड़ेगा। और अगर हम बात करें बसपा की, बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी हालांकि अभी कुछ नहीं है, लेकिन जो उसका बेस वोट है वो अभी भी बरकरार है और वो मिलेगा। अब अगर जैसे वो मुस्लिम कैंडिडेट उतारती बसपा, तो मुस्लिम उतारती है तो मुस्लिम मतदाता उसके साथ जाएंगे तो सपा कमज़ोर होगी, तो समाजवादी पार्टी कुछ कमज़ोर होगी क्योंकि मुस्लिम वोट बटेगा, तो भाजपा के चांसेस बनते हैं। अगर वो किसी अदर को टिकट मिलता है बसपा से भी, तो अपनी जात बिरादरी का बसपा का जो बेस वोट है, अभी भी जो मायावती के कैडर का वोट है, वो बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। और अभी भी जैसे कि कुछ लोगों से, सूत्रों से पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी में ज़्यादातर लोग जो है यादव को जो है लाइक कर रहे हैं, कि उसमें एक अभी नाम चर्चाओं में चल रहा है, 2-3 नाम हैं, जिसमें लकी यादव हैं और आपके लाल बहादुर यादव हैं और मछली शहर से जो है रागिनी सोनकर के नाम आ रहे हैं। ख़ास तौर से मछली शहर लोकसभा सीट से जो है रागिनी सोनकर को जो है काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रागिनी सोनकर पहली बार विधायक हुई हैं मछली शहर से, लेकिन ये लोकसभा में इतने प्रश्न उठाती हैं, अपने विधानसभा का उठाती हैं, पूरे जौनपुर का उठाती हैं, प्रदेश के प्रश्न भी ये पूछती हैं और विपक्ष को घेरने का काम करती हैं। उससे समाजवादी पार्टी में इनकी एक अलग क्रेज बनी है और ये अखिलेश यादव और डिम्पल जी के करीबी हैं, मानी जाती हैं। तो अगर इनको टिकट मिलता है तो यह एक मजबूत कैंडिडेट होंगी और अच्छी चुनावी लड़ाई होगी और बाकी भविष्य के गर्त में है। अभी हाल में ही जो है धनंजय सिंह भी लड़ाई के मैदान में थे, लेकिन इसके साथ साथ जो है जैसे ही चुनावी बिगुल बजा और उसके साथ उनको जो है किन्हीं धाराओं में जो है जेल जाना पड़ा, तो इस पर जो है क्या प्रभाव पड़ता अगर वो जेल में ना होते तो? देखिए, धनंजय की जौनपुर में एक अलग पहचान है, एक अलग प्रतिभा है, अलग उनका व्यक्तित्व है और एक उनका बेस, उनका भी वोट बैंक है। हम किसी विधानसभा में चले जाएं, जौनपुर लोकसभा की बात करें या जौनपुर में 9 विधानसभा की बात करें, तो कहीं भी जाएंगे
तो 10, 15, 20 हज़ार वोट वो व्यक्तिगत धनंजय सिंह के हैं। अब धनंजय सिंह चुनाव लड़ते, अगर वो किसी पार्टी से लड़ते, अगर वो भारतीय जनता पार्टी लड़ते एनडीए गठबंधन से, तो ये माना जाता है कि सीट निकल जाएगी। अगर वो समाजवादी पार्टी से लड़ते, सपा कांग्रेस गठबंधन है, तो यादव मुसलमान धनंजय सिंह, तो माना जाता है कि सीट निकल जाती। लेकिन चूँकि अब वो निर्दल लड़ते तो क्या होता, पर वो लड़ते और लड़ाई में रहते, और अब तो वो अंदर हैं, अब लड़ेंगे कि नहीं, उनको जमानत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर वो लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने को सिद्ध करने की पूरी कोशिश करेंगे चुनाव में। क्या इससे जो है अगर उनको टिकट मिलता है या उनकी पत्नी को टिकट मिलता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जो है कितना असर पड़ेगा? अब देखिए, मेरा मानना है कि उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं और जनपद की प्रथम नागरिक हैं, तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन अब चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, वो लड़ सकती हैं, कोई मना भी नहीं कर सकता। तो अगर वो लड़ती हैं तो वो फिर भी वो समीकरण नहीं बनेगा जो धनंजय सिंह के लड़ने पर बनता। और लेकिन अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से लड़ाई मजबूत होगी और एक अच्छी कैंडिडेट होंगी वो। तो इसमें जो है भाजपा की क्या स्थितियां बनाई जा रही हैं? क्योंकि अभी तक किसी ने जो है अपने पत्ते नहीं खोले, किसी पार्टी ने, सिर्फ भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और वह तेज़ी से इस समय जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। तो क्या भाजपा जो है इस बार, क्योंकि इससे पहले जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी की गठबंधन से सीट, दोनों सीटें थी, मछली शहर की और सदर विधानसभा की, लोकसभा की, तो इसमें जो है एक सीट निकली, श्याम सिंह यादव हुए, दूसरी सीट जो है टी राम की थी जिसमें जो बीपी सरोज हुए। लेकिन आज जो है ऐसी स्थितियां हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन है वो अपना दोनों सीट जनपद जौनपुर की रखी हुई है, वो गठबंधन में नहीं दी है। तो क्या इससे जो है साबित करना चाह रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, हम अगर बात करें जौनपुर लोकसभा की 73 की, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर जी को टिकट दिया है। अब कृपा शंकर जी पब्लिक के बीच बने हुए हैं, बना रहे हैं, हालांकि वो नाम नए हैं, जौनपुर के मूल रहे, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र महाराष्ट्र रहा है, तो वो महाराष्ट्र के रहे। तो यहाँ कुछ लोग उनका विरोध अभी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो एक मजबूत कैंडिडेट होंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और देश के सामने एक विकल्प भी नहीं है। तो उस पर भी देख रही है, जैसा मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो उसका भी असर रहेगा और वो भाजपा अच्छी स्थिति में रहेगी और जीतने की स्थिति में हो सकती है। और समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी आने के ऊपर, अगर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी देती, जैसा हमने पहले बताया, अगर वो ब्राह्मण बिरादरी का हो सकता है, मौर्य बिरादरी का हो सकता है, तो लड़ाई बहुत टफ होगी जौनपुर 73 लोकसभा की। और अगर हम मछली शहर की बात करें तो मछली शहर का एक ट्रेंड रहा, जैसे 2004 में जब चुनाव हुआ था तो रामचरित्र निषाद जी वहाँ से चुनाव हार गए थे। 2009 में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते हैं और चुनाव जीतते हैं और बीपी सरोज जी हार जाते हैं। अब बीपी सरोज जी 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। तो जो दूसरी पार्टियों में हारते रहे, भाजपा उनको टिकट देती रही, वो जीतते रहे। उसी क्रम में अभी टी राम का नाम चल रहा है, तो टी राम जी भी वो पिछला चुनाव 2014 में हारे हैं और 19 में वो भारतीय जनता पार्टी से लाइन में हैं। तो अब टिकट जब मिलेगी तो उस पर भी स्थिति ज़्यादा क्लियर हो पाएगी कि कौन प्रत्याशी कैसा होगा। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये हमारे साथ जुड़े रहे जो है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संजय अस्थाना जी ने बताया कि जौनपुर में चुनावी समीकरण क्या रहेंगे आने वाले समय में, जब अन्य पार्टियां अपने पत्ते खोलेंगी और प्रत्याशियों की घोषणा करेंगी, तब जो है ये समीकरण समझ में आएगा कि कौन विजयी हो रहा है। ब्रजेश कर्मा और विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम्स जौनपुर। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा भोले, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं चंद्रमणि पांडे जी, जो कि धर्म रक्षा आंदोलन के संयोजक भी हैं और संचालक भी है। इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं धर्म के लिए और धर्म रक्षा, गौ रक्षा, तमाम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी आप हैं और 73 लोकसभा चुनाव के भावी प्रत्याशी भी हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या जो है इनकी रणनीतियाँ रहेंगी। तो चंद्रमणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या जो है इस समय आपका जब चुनाव होगा, नामांकन होगा या प्रत्याशी है, तो क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, मुद्दे तो हमारे बहुत स्पष्ट हैं और मुद्दे हमारे कुछ जो है जो स्थानीय स्तर पे, जैसे जौनपुर की जो समस्याएं हैं वो भी हमारे मुद्दे में है, और जो
राष्ट्रीय स्तर की या सामाजिक स्तर की समस्या है, वो भी मैं दोनों की लड़ाई एक साथ लड़ रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए जौनपुर की अगर मैं बात करूँ तो जौनपुर में एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोकल लेवल पे जो भ्रष्टाचार है और तमाम जितने भी संस्थान हैं या सरकारी गैर सरकारी इस तरह के जितने भी कार्यालय हैं, कहना नहीं है बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कतें हैं लोगों को, और सबको पता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात कह रहा हूँ। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, हमारी कॉलोनी व्यासनगर कॉलोनी हमारी है वाजिदपुर तिराहे पे, वहाँ पे 1-1.5 महीने हो गया हमारी कॉलोनी में सीवर डालने के लिए वो पाइप बिछा करके और वो चला गया है, ठीक, और पैदल आने जाने लायक नहीं है। उसमें अस्पताल है, मतलब कि औरतें निकल नहीं पा रही हैं। और जानते हैं क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी कॉलोनी का मामला है, वो ऐसे ही पाइप डाल के सारा ईंटा मिट्टी ऊबड़ खाबड़ छोड़ के चला गया हो, 1-1.5 महीने हो गया है। कब बनेगी सड़क वो तो दूर की बात है, लेकिन उसको समतल तक नहीं किया। और ये आप देखते होंगे कि पूरे सड़क में किसी मोहल्ले में चले जाए आए दिन सड़क टूट जाती है, कोई निगरानी करने वाला नहीं है, चाहे प्रशासन हो, चाहे आपका नगर पालिका हो, चाहे जिलाधिकारी हो, या यहाँ के जो स्थानीय जो है नेता हैं, किसी को ये दिखाई नहीं देता है कि सड़क खोद करके छोड़ दी गई है और 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो है वो ऐसे उखड़ी चल रही है। उसका क्या प्रोजेक्ट का जो है हिसाब किताब होता है, वो खोद करके चाहे जब चला, चाहे जो ठेकेदार चाहे जब खोदे चला जाए, चाहे जब बनाए, कोई माई बाप नहीं है। यहीं अभी सिविल लाइन में आपको पिछले 2 महीने में 3 बार सड़क बैठ चुकी। क्या बनाते हैं, कौन देख रहा है? तो ये जो भ्रष्टाचार है बड़े पैमाने पे, कहाँ इंडिया लेवल पे और विश्व लेवल पे भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो दूर की बात है। हम लोग तो जौनपुर देख रहे हैं ना, जौनपुर में एकदम कदम कदम पे भ्रष्टाचार है। और मेरा ये मानना है कि ये जो छोटे छोटे भ्रष्टाचार हैं लोकल लेवल के, इनको ख़त्म करना कोई नया नहीं है। ये मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं 50 साल से देख रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि इस लोकल लेवल के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो स्थानीय पत्रकार हैं, अगर उनको ज़्यादा शक्ति दिया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको जो है आर्थिक सहयोग दिया जाए, उनकी पहुंच बढ़ाई जाए को हर जगह की चीज़ों को, क्योंकि मेरा अपना मानना है जिस दिन पत्रकारों को, स्थानीय पत्रकारों को ताकतवर बना दिया जाएगा, हर जगह उनको जो है छूट मिल जाएगी कि वो बातों को आगे बढ़ा सकें, तभी ये स्थानीय स्तर का पत्रकार वो जो है भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। एक तो ये मामला है। अब रह गई बात दूसरी की जो है, और मेरा एक स्थानीय से आगे भी चल कर के मेरा है एक मुद्दा कि जो सामाजिक विषमताएं हैं, उन सामाजिक विषमताओं में बहुत सारी सरकारें कानून और ये सब, जैसे अभी मैंने धर्म रक्षा आंदोलन चलाया था, अभी मैं चला रहा हूँ, ये छूट दे दी गई है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म पे उल्टा पलटा बोल रहा है तो इससे सामाजिक विषमता फैलती है, एक दूसरे से नफरत फैलती है। हमने उसकी मांग किया है, हमने 2 महीने यहाँ धरना भी दिया था, 2 साल से मेरा अभियान चल रहा है कि एक धर्म रक्षा कानून बनाया जाए ताकि उसमें जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के बारे में उल्टी पलटी टिप्पणी न करे, सामाजिक सद्भाव बना रहे। और दूसरी जो एकदम ज्वलंत मेरी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो ये है कि सरकारी सेवाओं के लिए या सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का कोटा बनाया गया है। तो आरक्षण का कोटा बना है, सबका कोटा अपना अपना है, इसके बावजूद बैकवर्ड को और जनरल क्लास के कैटेगरी के बच्चों को, उनको जो है उनकी आयु सीमा कम रखी गई है बाकी वर्गों की अपेक्षा, तो उनको मौका कम मिलता है और उनको उनकी उसमें बैठने की जो चांसेस हैं, यानी जो अवसर है वो भी कम है, जैसे 2 या 3 चांस बस। और बाकी लोगों के लिए क्या है कि जब तक उनकी उम्र है तब तक वो बैठें। तो रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किसी को अवसर न देना यह अन्यायपूर्ण है। हमारी मांग यह है कि जो बैकवर्ड हैं, जनरल क्लास के लोग हैं, इन लोगों की आयु सीमा बढ़ाई जाए। और जहाँ तक SC ST के, वहाँ तक ये मौका देने में क्या दिक्कत है भाई? जब आपने सब कुछ ठीक कर दिया है तो किसी को कम मौका देना, किसी को ज़्यादा मौका देना, ये संविधान भी इसको गलत मानता है। अवसर की समानता हमारे मौलिक अधिकार में है, हमारा संविधान देता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप लोकसभा चुनाव से सदर से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे होंगे बेसिक जौनपुर शहर के लिए? देखिए, मेरी जौनपुर शहर के लिए हमेशा से जो है वो है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार ही मुख्य मुद्दा है। अगर शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग, और ऐसा नहीं कि खाली पुलिस, ये प्रशासनिक जो है सरकारी अमला ही भ्रष्ट है। आपको ये भ्रष्टाचार
प्राइवेट तमाम ऐसे लोग काम करने वाले हैं और मतलब कि प्राइवेट संस्थाएं वो भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार को रोकने वाला अगर नहीं सही होगा तो उनको भी नहीं रोक पाएगा ना। तो भ्रष्टाचार यहाँ एक बड़ी समस्या है और भ्रष्टाचार खत्म होगा तो ज़्यादातर समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या आप भ्रष्टाचार को अगर निर्वाचित होते हैं लोकसभा सदस्य तो क्या आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए क्या मुहिम आपकी होगी? देखिए हमारी मुहिम यही है। अब तक का मेरा जो अनुभव है, मुझे लगता, क्योंकि मैंने देखा सबकी सरकारें मैंने देखी है, 50 साल से मैं सरकारें देख रहा हूँ, सबकी देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार